हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की ताज़ा खबर में हमेशा की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ से ही शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट investयज्ञ.in को विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर का आप सब्सक्रिप्शन इस वेबसाइट पर ले सकते हैं। RED ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल के प्राइसेस के बारे में। तो ऑयल के प्राइसेस कल नीचे जाते हुए दिखे, मेनली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट्स जो परसों से शुरू हो गई थी। ट्रंप ने पहले ये कहा कि ईरान पर स्ट्राइक वो जो करने वाले थे वो अब वो पोस्टपोन करेंगे। राइट। और इससे जो ओवरऑल सप्लाई डिसरप्शन के फियर्स थे वो इस वजह से थोड़े से कम होते हुए दिखे। तो परसों उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि ही विल बी पोस्टपोनिंग द प्लान्ड मिलिट्री स्ट्राइक, व्हाट ही वाज कॉलिंग इट, ऑन ईरान फॉलोइंग रिक्वेस्ट फ्रॉम की मिडल ईस्टर्न लीडर्स। ऐसा उनका कहना था। तो इससे थोड़े बहुत जो एस्केलेशन के फियर्स थे वो कम हो गए। अगर फियर ऑफ एस्केलेशन कम हो जाए तो ऑयल के प्राइसेस के लिए ये थोड़ा सा अच्छा पड़ रहा है ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस के लिए। राइट। तो कल इस वजह से ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स जो थे दे देयर प्राइसेस ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट 2.7% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इवन यूएस डब्ल्यूटीआई का जो क्रूड इंडेक्स है दैट आल्सो केम डाउन बाय अराउंड 1.3%। कल रात को फिर से डोनाल्ड ट्रंप का यही स्टेटमेंट था कि ही विल बी डूइंग द स्ट्राइक मे बी इन 2-3 days और मे बी इन द नेक्स्ट वीक। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। But more or less those are typical Trump statements that are coming from him over the last few days as well. ऑयल प्राइसेस जब जब से हाई ट्रेड हो रहे हैं, उसकी उसका रीजन यही रहा है कि देर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड द टॉक्स एंड कंसर्न्स के कंप्लीट शटडाउन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अगर होता है तो उससे पर्शियन गल्फ में जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी सप्लाईज है, वो और भी डिसरप्ट हो जाएंगे। एंड इसी के चलते अभी भी ऑयल के प्राइसेस वी आर सीइंग दे आर एट अ वेरी एलिवेटेड लेवल कंपेयर टू व्हाट वी सॉ प्री बिफोर द यूएस ईरान वॉर। ट्रंप ने रिपीटेडली ये वार्निंग दी है कि एक पॉसिबल रिन्यूड मिलिट्री एक्शन होगा अगेंस्ट ईरान सिंस द सीज फायर हैज स्टार्टेड। राइट। लेकिन अभी भी थ्रेट्स अब तक मटेरियलाइज नहीं हुए हैं। अब तक ईरान हैज आल्सो नॉट इमीडिएटली कंफर्म्ड कि कुछ रिजम्पशन हुआ है ऑफ एनी ऑफ द निगोशिएशंस दैट दे वर डूइंग। द की टेक अवे हियर इज कि ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये सिग्नल कर सकते हैं कि क्रूड के प्राइसेस टेम्पररीली कूल हो। लेकिन इन्वेस्टर्स को हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स जो है वो अभी भी दे आर वेरी मच ससेप्टेबल टू वॉट एवर हैपन्स इन वेस्ट एशिया, बिकॉज अभी भी उसके जो रिस्क है दे स्टिल रिमेन अनरिजॉल्व। नेक्स्ट हमें बात करनी होगी ट्रेजरी यील्ड्स की, वन ऑफ द स्पिल ओवर इफेक्ट्स। राइट। वेस्ट एशिया वॉर के होने की वजह से इसका एक बड़ा इफेक्ट जो है वो हमें ऑलरेडी यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड्स पर नजर आ रहा है। ट्रेजरी यील्ड्स जो है फॉर 30 ईयर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड दे हैव टच्ड लेवल्स दैट वर लास्ट सीन इन 2023। राइट। इट्स अ वेरी बिग थिंग क्योंकि 2023 में जो चीजें हुई थी आफ्टर द कोविड क्राइसिस, लिक्विडिटी सिस्टम में डाली गई एंड देन इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम हो गया था। तो 2023 वाले इवेंट्स जो थे दे वर लुकिंग once in a century kind of events, but we are already seeing those kind of treasury rates on the 30-year US government bonds. तो कल जो लॉन्गर डेटेड 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड थी उसके यील्ड्स 5.171% हो गए थे। राइट। विच इज द हाईएस्ट सिंस अक्टूबर 2023। वहीं अगर हम 10 ईयर यूएस ट्रेजरी नोट यील्ड की बात करें तो वो भी 2 बेसिस पॉइंट्स हायर कल पहुंच गया एट 4.64%। राइट। विच इज द हाईएस्ट सिंस फरवरी 2025। राइट। हाल ही में ये हुआ था। तो जो 2 ईयर ट्रेजरी नोट यील्ड है वो भी बढ़ते हुए दिखी टू 4.1%। तो स्पाइकिंग ऑयल प्राइसेस जो थे, जो हमने जिसकी बात अब दो दो तीन महीनों से हो रही है, तो उससे यूएस कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान जो हुआ उससे अब सीरीज ऑफ इन्फ्लेशन शुरू होने लगा है। राइट। ऑयल प्राइसेस जब भी बढ़ेंगे तब जाहिर सी बात है कि हर कंट्री जो ऑयल यूज करती है, जो सारी कंट्रीज करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो आप रेट्स कट नहीं कर सकते। तो करंटली वही हो रहा है कि यूएस के जो बॉन्ड्स है वो इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली बेच रहे हैं। जब बहुत सेलिंग प्रेशर आता है बॉन्ड्स पे
तो उनके प्राइजेस गिरते हैं, प्राइजेस जब गिरते हैं तो यील्ड्स बढ़ते हैं, राइट। बॉन्ड्स ऑलवेज वर्क इन इनवर्स इनवर्स फैशन, जब भी प्राइजेस गिरेंगे तब आपके यील्ड्स जो है वो इंक्रीज होंगे, एंड इसी वजह से यील्ड्स जो है वो बढ़ते हुए करंटली नजर आ रहे हैं। ये जो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट है अक्रॉस ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स, ये मेनली इसी वजह से ड्राइव हो रहा है कि इन्फ्लेशन अब एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा होगा, बिकॉज एनर्जी कॉस्ट जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक डील भी होती है मिडिल ईस्ट में, राइट, जेफरीज इज सेइंग दिस, कि अगर एक मिडिल ईस्ट में डील भी होती है तो ऑयल जो है वो प्री वॉर लेवल्स पर जल्दी नहीं पहुंचने वाला, राइट। जेफरीज इज एस्टिमेटिंग कि इट इज गोइंग टू बी 25 to 30% हायर इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर वॉर आज के आज खत्म होता है फिर भी। सो अ लॉट ऑफ डैमेज हैज ऑलरेडी बीन कॉस्ड, एंड इसका जो असर है वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन पर पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू वे ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जनरली राइजिंग यील्ड्स आर नॉट गुड इवन फॉर द इक्विटी मार्केट्स। तो जो भी इक्विटी मार्केट्स करंटली अच्छे कर रहे हैं, दैट दे आर डूइंग वेल ओनली बिकॉज ऑफ वन थीम, एंड दैट इज एआई, राइट। तो ओवरऑल इक्विटीज, if you negate the AI theme, they are not doing well anywhere right now. But that is the direct effect of whatever is happening in the bond markets right now. The key takeaway here is कि rising global bond yields जो है ये सिग्नल कर रहे हैं एक टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन, जिससे ऑब्वियसली इक्विटी वैल्यूएशंस पर भी प्रेशर आ सकता है, स्पेशली इन द रेट सेंसिटिव एंड हाई ग्रोथ सेक्टर्स। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर। इकरा जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया का FY27 का जीडीपी फोरकास्ट जो है वो उन्होंने कट करके 6.2% पर लेके गए हैं। द रीजन इज ऑब्वियसली वेस्ट एशिया ऑयल शॉक्स। तो इससे पहले जो उन्होंने फोरकास्ट दिया था फॉर FY27, दैट वाज ऑफ 6.5% ग्रोथ, जो अब उन्होंने 6.2% कर दिया है। इकरा का यही कहना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है दे एक्सपेक्ट देम टू एवरेज अराउंड $95 पर बैरल इन FY27 कंपेयर टू देयर अर्लियर एस्टिमेट। पहले उनका एस्टिमेट था कि $85 पर बैरल का क्रूड ऑयल का प्राइस होगा इन FY27, बट अब उनका एस्टिमेशन $95 पर बैरल का है। इंडिया बहुत क्रूड इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया में क्रूड ज्यादा नहीं बनता, तो अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस वेस्ट एशिया में दे कंटिन्यू टू कीप द प्राइस वेरी स्टिकी, ऐसा इकरा ने यहां पर कहा है। अगर हम जीडीपी एस्टिमेशन की बात करें इवन फॉर द फोर्थ क्वार्टर FY26, तो उनका कहना है कि इट विल बी अ मॉडरेट ग्रोथ ऑफ अराउंड 7%, विच इज लोअर देन गवर्नमेंट्स एस्टिमेट ऑफ अराउंड 7.3%, राइट। गवर्नमेंट का खुद का एस्टिमेट 7.8% का था पिछले साल, वो उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया टू 7.3, लेकिन इकरा इज सेइंग कि ये 7% ही होगा। अब अगर ये 7% का ग्रोथ आता है तो इकरा का जो एस्टिमेट है ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर द एंटायर FY26, that is going to be 7.5%, which is marginally below the official estimate, right? ये जो रेटिंग एजेंसी है इकरा ने ये भी कहा है कि ओवरऑल इंप्रूविंग ग्रोथ दिख रही है इन राबी क्रॉप आउटपुट, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मोस्ट सर्विसेज इंडिकेटर्स जो है दे हैव सपोर्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फोर्थ क्वार्टर। लेकिन स्लोअर मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम्स एंड कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स, ये कुछ अर्ली साइंस दिखा रहे हैं ऑफ प्रेशर, मार्जिन प्रेशर बेसिकली, बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया फॉल आउट, जिसकी वजह से अब इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस जो है उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा जब फाइनल नंबर्स फॉर Q4 ऑफ FY26 आउट होंगे तब। द की टेक अवे हियर इज कि हायर क्रूड प्राइसेस जो है उससे इंडिया की ग्रोथ पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा मार्जिन्स पर, इन्फ्लेशन आउटलुक पर, सारी ही चीजों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है ये हायर क्रूड लेवल्स, एंड इससे इन्वेस्टर्स विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव विथ सर्टन सेक्टर्स, एंड प्राइसिंग पावर जहां पर हो या फिर लो एनर्जी डिपेंडेंस हो वो ज्यादा फेवर में रहेंगे ओवर द शॉर्टर टर्म। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स के Q4 FY26 रिजल्ट्स के बारे में। वैसे तो कंपनी ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अब तक दिया नहीं है, दे हैव ओनली डिक्लेयर्ड द बेस नंबर्स, बट सिंस इट्स अ मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी, हम यहाँ पर उनके कुछ क्विक नंबर्स पर बात यहाँ पर कर लेंगे। सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में, दैट हैज कम आउट टू बी अराउंड 117 करोर्स। ये 20 से 21% से बड़ा है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इट्स एन इंक्रीज बाय अराउंड 59%। वहीं रेवेन्यूज की अगर बात करें तो 3.1% का ग्रोथ है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। टोटल रेवेन्यूज आर 625 करोर्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अराउंड 13% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। इबिडा लेवल्स की बात करें तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रॉफिट है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन द ग्रोथ इन रेवेन्यू। इसका क्लियर कंक्लूजन यही है कि आपको मार्जिन्स जो है वो इस क्वार्टर में बेहतर आए।
तो टोटल EBITDA जो है दैट इज इंक्रीज बाय 8.6% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 37% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। EBITDA मार्जिन्स 20.76% रहे, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 19.71% थे। सो ओवरऑल बाकी केमिकल कंपनीज की तरह ही इन लाइन ये रिजल्ट जो है फाइन ऑर्गेनिक्स का यहाँ पर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा है कंपेयर लाइक वी हैव सीन विद अदर केमिकल कंपनीज एज वेल। द की टेक अवे हियर इज कि फाइन ऑर्गेनिक्स ने एक अच्छी हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रिपोर्ट की है, विच इज अ गुड इंप्रूवमेंट डिस्पाइट मॉडेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ। इससे ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज नजर आ रहा है एंड बेटर मार्जिन कंट्रोल दिख रहा है। ओवरऑल चीजें काफी फेवर में रही हैं केमिकल सेक्टर के लिए, एटलीस्ट फॉर दिस Q4। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ थिंग्स विल बी इन दिस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के Q4 रिजल्ट्स की बात करते हैं। नवरत्न डिफेंस PSU है BEL, कल जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए उसमें कंपनी ने एक 4.7% का इंक्रीज जो है वो डिक्लेयर किया है इन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर, प्रॉफिटेबिलिटी नंबर पर फॉर Q4 FY26। प्रॉफिट का आंकड़ा अब 2200 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो दैट हैज इंक्रीज बाय अराउंड 11 to 12% इन दिस क्वार्टर। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में जो है वो ब्रीच कर दिया है। EBITDA इस क्वार्टर के लिए जो है वो 3% से बढ़ा है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। Q4 जनरली इन डिफेंस कंपनीज के लिए काफी अच्छा होता है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें तो हमें नंबर्स काफी इंप्रेसिव नजर आएंगे, इसलिए ईयर ऑन ईयर पर ही ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक हैड स्टूड एट 73,800 करोड़ एंड सिंस अब चारों ही क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए हैं, तो ओवरऑल फुल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो BEL के जो रेवेन्यू नंबर्स है FY26 में वो बढ़ गए हैं बाय अराउंड 16%, जबकि पैट हैज जंप्ड बाय अराउंड 14.38%। कंपनी का ये भी कहना था कि उन्होंने कोई मटेरियल फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं देखा Q4 में बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द US ईरान वॉर। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी ने सारे एग्जिस्टिंग उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स है स्पेशली विद कंपनीज विच आर बेस्ड इन इजराइल, वो अगेन उन्होंने जो है वो एनालाइज किए। उनके ओपिनियन के अनुसार यहाँ पर कोई मटेरियल फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है एज एट द डेट ऑफ रिजल्ट्स। द की टेक अवे हियर इज कि BEL की एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक नजर आ रही है। FY26 की जो ग्रोथ है दैट इज सपोर्टेड बाय लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी थ्रू मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, विच इज सजेस्टिंग कि इन्वेस्टर्स ने एग्जीक्यूशन एंड कॉस्ट प्रेशर्स, ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो काफी कीनली ट्रैक करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जायडस लाइफ साइंसेज के रिजल्ट्स की। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 9% डिस्पाइट अ वन टाइम एक्सपेंस जो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर जो है वो हिट हुआ है। अगर हम इस वन टाइम एक्सपेंस को निगेट करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 15% से बढ़ा है, विच इज अ डिसेंट नंबर फॉर दिस कंपनी। इसी के साथ कंपनी का जो बोर्ड है उन्होंने बायबैक भी अप्रूव किया है ऑफ अप टू 1100 करोड़, विच विल बी डन एट 1150 रुपीज पर शेयर। एंड इसी के साथ 100% डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। 100% इज ऑफ कोर्स परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का 16% से बढ़ा है इस क्वार्टर में एंड EBITDA बढ़ गया है बाय 20%। मार्जिन इंप्रूवमेंट आया है डिस्पाइट एलिवेटेड इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी ने R&D में किए थे। किसी भी फार्मा कंपनी के लिए R&D में जो इन्वेस्टमेंट्स है दे आर वेरी प्रोमिनेंट। 9.2% से वो बढ़ गए हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ओवरऑल हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट रहे, विच इज इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्गर ग्रॉस परफॉर्मेंस एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। ग्रोथ कहां से आई? ग्रोथ वाज लेड बाय मिक्स ऑफ डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस, कंज्यूमर वेलनेस एंड इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया के फॉर्मुलेशंस की बिजनेस की बात करें तो वो 14% से बढ़ा है इस क्वार्टर में, वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स कंपनी के लिए 45% से बढ़े। कंज्यूमर वेलनेस भी हैड स्टूड आउट विद अ 61% जंप, लेकिन मेन इशू आया है कंपनी को इन द US जेनेरिक्स बिजनेस, जहां पर ग्रोथ काफी म्यूटेड दिखी है। This formulation business in North America has declined by 6% on a year-on-year basis, which is basically reflecting कि प्राइसिंग प्रेशर काफी ज्यादा रहे, चाहे सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है दैट इज सपोर्टेड बाय सम ऑफ द न्यू लॉन्चेस एंड बेस बिजनेस ट्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एसी स्टॉक्स के बारे में। वोल्टास एंड ब्लू स्टार जैसे शेयर्स कल ऊपर रहे बाय अराउंड 4% बिकॉज स्काईमेट, राइट, स्काईमेट नाम का एक जो वेदर डिपार्टमेंट है, they released a statement yesterday saying कि they are expecting hot weather conditions to continue till first week of June, right? तो yesterday they announced कि first half of May जो था that was cooler due to rains and temperatures are expected to rise towards 45 degrees Celsius over the course of this month. First half of May cooler, at least Pune में तो नहीं रहा, maybe in some parts of the country that might have been the case.
ओवरऑल स्काईमेट का यही ऑब्जर्वेशन था कि करंट कंसर्न्स जो है दे आर सेंटर्ड ऑन द खरीफ क्रॉप आउटलुक एंड रिजर्वॉयर लेवल्स जो है अक्रॉस द कंट्री दे आर करंटली क्वाइट वीक। तो हीट वेव्स आर नॉट रियली गुड फॉर दैट, बट ऐसे समय पर जनरली द एसी स्टॉक्स डू वेल बिकॉज हॉटर वेदर कंडीशंस में जो डिमांड है फॉर एसीज दे इंक्रीज क्वाइट अलॉट। आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये सारे ही एक्सपेक्टेड है टू विटनेस heat wave conditions in this week mainly and the coming week. And ये जो severe heat wave conditions है they are expected to hit other parts of Uttar Pradesh as well from this week onwards. The key takeaway here is कि extended heat wave जो है इससे that could support the near term demand for cooling products. इससे AC focused players जो है like Voltas and Blue Star they are benefited due to this. इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर हम बढ़ेंगे विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा सर्च यूट्यूब पर करें। आपको सर्च करना है जेन स्ट्रीट एआई डेटा सेंटर। 3-4 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जहां पर दे टुक यू इनसाइड जेन स्ट्रीट। आई एम श्योर जेन स्ट्रीट आप सभी को पता होगा। इट इज द नोटोरियस ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज बेस्ड इन यूएस। पिछले साल उन्होंने अराउंड $5 बिलियन का प्रॉफिट इंडियन इंडियन एफ मार्केट में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में किया था। नाउ ये देखना क्यों जरूरी है, especially for those people who look at F&O quite seriously and वो F&O में डील करने की कोशिश करते हैं, वो F&O या फिर ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में उन्होंने उनके डेटा सेंटर के अंदर ले जाकर ये बताया कि उनके सिस्टम्स कैसे हैं, कैसे कैसे चीजें वर्क करती है, राइट। अब ये इंडिया के ट्रेडर्स को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है दैट इज एसेंशियली जीरो सम गेम। इफ if a player like Jane Street is making around $4 to $5 billion of profit in India, who is losing it? Majorly the retail traders are losing it, right? वो उनको किसके अगेंस्ट compete करना पड़ रहा है? एक ऐसे प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट compete करना पड़ रहा है जिनके पास 4000 से प्लस जीपीयूज है, राइट, 56 रैक्स है, 8000 किलोमीटर्स ऑफ फाइबर है उनके डेटा सेंटर्स में। इनफैक्ट दे आर यूजिंग लिक्विड कूलिंग इन देयर डेटा सेंटर्स, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग वो कर रहे हैं, राइट, एल्गोरिदम्स एंड जो एआई उन्होंने डिप्लॉय किया है टू गेट रिड ऑफ इनएफिशिएंसीज इन द सिस्टम, ताकि वो एवरी आउंस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्विकली प्रोसेस कर पाए, ताकि उससे वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर पाए, राइट। वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स, राइट, ये सारी चीजें वो कर पाए। उसके लिए उनके डेटा सेंटर्स में दे आर यूजिंग लिक्विड कूलिंग, क्योंकि उनके जो सर्वर्स है उनसे जो जनरेट होने वाली हीट है वो एयर कूलिंग अब हैंडल नहीं कर पा रहा है। दैट हीट इज नॉट दैट हीट इज एक्सट्रीमली हाई फॉर एयर कूलिंग टू हैंडल इट, तो उनको लिक्विड कूलिंग यूज करना पड़ रहा है। दैट इज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन दैट इज हैपनिंग इन देयर एआई डेटा सेंटर्स, राइट। तो इनके जो ट्रेड्स है, दे कैन, इनके जो सिस्टम्स है, दे कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट ट्रेड्स इन लेस देन 100 नैनोसेकंड्स यूजिंग दीस थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज, एडवांस्ड लिक्विड कूलिंग एंड हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क, राइट। कंपनी ने पिछले ही साल अराउंड $7 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था इन जीपीयू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इनका एआई ट्रेडिंग का जो मॉडल है वो पावर हो सके। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके अगेंस्ट लड़ रहे हो। इज इट अ सेम लेवल ऑफ फाइट, राइट, इफ यू आर यूजिंग सम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, स्पेशली इन अ जीरो सम गेम, कि हु आर यू प्लेइंग अगेंस्ट। एंड आई एम श्योर, I would really recommend that you just search on YouTube Jane Street AI Data Center to just give you an idea of the magnanimity, the scale of their data center, जो वो यूज कर रहे हैं बेसिकली टू गेट रिड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी दैट दे कैन एक्सप्लॉइट टू जनरेट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, राइट। सो दैट वाज अ बिलीव इट और नॉट। इसी के साथ हमारा वीडियो जो है वो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आज का ये न्यूज़ का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investoragent.in को विजिट करना मत भूलिए। रेड RED ये कूपन कोड याद रखिएगा, 60% का डिस्काउंट आपको मिलेगा इफ यू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।